स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिज़िक्स विद खास अली सिद्दीक़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट। पहले चैप्टर के अंदर जो हमारे पास एक मेजरमेंट का डिस्कशन है, तो हम सीखेंगे कि मेजरमेंट क्या है या फिर मेजरमेंट को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है। तो ये आपके पास जो है वो एक डेफिनेशन है मेजरमेंट की, द न्यूमेरिकल कंपैरिजन टू सम एग्रीड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। इस डेफिनेशन को हमने डिस्कस करना है कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं? न्यूमेरिकल कंपैरिजन की, यानी कि हम जब भी किसी क्वांटिटी की, किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड जो है उनका सहारा लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड की मदद से हम उनकी मेजरमेंट को ईज़िली ईज़िली हम उनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी है तो उसके स्टैंडर्ड के साथ हम उन चीज़ों को उस फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसा कि हमारे पास कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है। अब हमने इसके वेट को मेजर करना है या फिर इसका मास मेजर करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको साहमी के अंदर टकड़ी के अंदर जो है वो रखते हैं। उसकी मदद से स्केल के थ्रू हम जो है वो इसका वेट मेजर करते हैं। तो जैसा कि कंप्यूटराइज्ड स्केल होते हैं, इस तरह जो है वो स्क्रीन बनी होती है उनकी, और फिर नीचे जो इस टेबल के ऊपर या इस पार्ट के ऊपर हम इन चीज़ों को रखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस पार्ट को मैं या इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो मुझे इसकी मेजरमेंट बताती है। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास डिजिटल सिस्टम, लेकिन यहाँ पे हमने कंपेयर कैसे किया, ये सवाल है। तो उसके लिए मैं दोबारा जो है वो टकड़ी वाला एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई वही सेम एग्जांपल है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ ला के रखा। अब ये कोई हमारे पास स्केल है मास को या वेट को मेजर करने के लिए। अब देखें, मास और वेट को मैं फ़िलहाल जो है वो एक ही चीज़ कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन यू शुड नो कि दीज आर नॉट द सेम। अब इसका वेट मैंने मेजर करना है या इसका मास अगर मेजर करना है, तो मैं यहाँ पे जो है वो 1 kg का एक स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे रखूँगा। सपोज़ ये 1 kg का स्टैंडर्ड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मास को मैं उस kg के साथ या उस स्टैंडर्ड या फिक्स वैल्यू के साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो इसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को हम उसके स्टैंडर्ड या फिक्स वैल्यू के साथ जब कंपेयर करते हैं, तो उस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम कहते हैं मेजरमेंट, जिससे हम इसकी जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि कोई हमारे पास फुट स्केल है। अब इस फुट स्केल की मदद से हमने इस लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे, तो इस स्केल को यहाँ पे रखेंगे, मतलब यहाँ तक ये स्केल आ गई। सपोज़ ये स्केल जो है वो 1 फीट की है, तो दोबारा यहाँ से आगे रखेंगे, यहाँ तक आ जाएगी, फिर यहाँ से आगे रखेंगे, यहाँ तक आ जाएगी, फिर यहाँ पे आगे कुछ और इंचेस जो है वो हमें मिलेंगे। तो इस तरह हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 पॉइंट समथिंग हमें जो है वो इसकी वैल्यू मिलेगी फीट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं इसकी टोटल लेंथ, या फिर जो है वो कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी हो उसकी टोटल मकदार हम मालूम करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो लेंथ बन गई, फ़िज़िकल क्वांटिटी है, और ये इसका स्टैंडर्ड है। क्योंकि इस स्टैंडर्ड की मदद से मैंने इस फ़िज़िकल क्वांटिटी की टोटल लेंथ को या टोटल जो नाप है या टोटल जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड किया है। तो इस अमल को हम कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, अब अगर मेजरमेंट की हम बात करते हैं ना, तो मेजरमेंट फाइंड करने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए, किसी चीज़ की मेजरमेंट अगर करनी है तो हम क्यों करते हैं, तो वो हम करते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। ठीक है, उस मेजरमेंट हम क्यों करते हैं, उस फिज़िकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम उन चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड को अगर थोड़ा हम डिफ़ाइन करें, मिसाल के तौर पे ये 1 फीट की जो है वो स्केल है। ठीक है, अब इस पूरी लेंथ को मैंने मेजर किया, तो इसका मुझे आंसर मिला फॉर एग्ज़ाम्पल 3.4 फीट। तो अब ये क्या है, ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है कि इसकी मिकदार कितनी मिली। जैसा इसका हमने एग्जांपल लिया, इस मास को हमने मेजर किया, तो ये सपोज़ बन गया 1 kg। कितना बन गया, 1 kg। तो ये 1 kg क्या है, 1 kg इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है,
तो इसी तरह हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करते हैं। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड पे अगर आए हैं तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ। अब देखें, मैग्नीट्यूड के अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। एक, जैसा कि मैं सिंपल में यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज़ 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर मैंने जो लिखा है, ये 5 मीटर क्या है, ये 5 मीटर मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके अंदर ये 5 जो है ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये 5 जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और अगर मीटर की बात करें तो ये क्या है, ये यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट वैल्यू है या यूनिट है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज़ इसको हम एन से, स्मॉल एन से शो करते हैं, और यूनिट को हम शो करते हैं सपोज़ यू से। तो ये जब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपस में कंबाइन हम लिखते हैं तभी एक कंप्लीट मैग्नीट्यूड बनता है, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का आपस में आप रिलेशन भी चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे 5 मीटर लिखा। अब अगर 5 मीटर जो है, मुझे पता है कि 5 मीटर जो है बराबर है कितने के, 500 सेंटीमीटर के, 500 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही हैं। कैसे, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो कम थी, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कम थी, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर बात करें कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, लेकिन उसके साथ अगर हम यूनिट वैल्यू को देखें, यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर बन गया। तो हमें पता है कि सेंटीमीटर जो है वो छोटा है, मीटर तो बड़ा है। तो इसका मतलब यूनिट जो था वो कम हो गया, यूनिट जो था वो डिक्रीज़ हो गया। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिल गया। कौन सा, जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो जो यूनिट वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है। ये यूनिट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है इधर। तो आप यूँ कह सकते हैं इनका रिलेशन जो है वो क्या है, वो इन्वर्स रिलेशन है। यानी कि जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो यूनिट वैल्यू जो होती है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो है वो इनका रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम यूँ कह सकते हैं कि यूनिट वैल्यू जो है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट वैल्यू। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को कम करेंगे तो आपकी यूनिट वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ। देखें, 5 मीटर का जो हमने एग्जाम्पल लिया, अब न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं कम करता हूँ, जैसा कि मैं लिखता हूँ 0.005। न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गई तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, किलोमीटर में। अब देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई। तो ये जो यूनिट वैल्यू थी वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज़ है क्योंकि पहले 5 था, अब 0.005 बन गया, ठीक है। और ये यहाँ पे जो यूनिट था मीटर, तो ये यूनिट वैल्यू जो थी वो बढ़ गई, यानी कि किलोमीटर बन गई। अब किलोमीटर तो जाहिर सी बात है मीटर से बड़ा है, तो यूँ हमारे पास ये एक रिलेशन मिल जाता है किसके दरमियान, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के दरमियान जो है वो हमें एक रिलेशन मिलता है, ठीक है। सो बाय दिस वे वी कैन से दैट the numerical value is inversely proportional to the unit value. So I hope कि this concept is also clear now. अच्छा, उसके बाद आते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पे। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि हम मेजरमेंट जब भी करते हैं किस चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी को हम डिफ़ाइन करने के लिए सिंपल यूँ ही कहते हैं कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब वो क्वांटिटीज़, वो हमारे पास जो है वो मिकदार हैं जिनको हम मेजर कर सकें, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड, यानी कि वही फ़िज़िकल क्वांटिटी जो हैं उनकी मदद से हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी मदद से हम फ़िज़िक्स के जो लॉज हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा ये मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक लॉ है, F इज़ इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है F इज़ इक्वल टू एम ए। अब देखिए, यहाँ पे हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को डिफ़ाइन कर रहे हैं, मगर यहाँ पे हम यूज़ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जैसे कि ये फोर्स आ गई, ये मास आ गया, ये एक्सेलरेशन है। तो दीज ऑल आर द फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, दीज ऑल आर द मेजरेबल क्वांटिटीज़। तो इनकी बदौलत हम क्या कर सकते हैं, इनकी मदद से हम
फ़िज़िक्स के जो लॉज हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ वी कैन एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फ़िज़िक्स या लॉज ऑफ नेचर। अच्छा, उसके बाद अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जब बात आई है तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी कोई भी हो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड के साथ हम किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को जो कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर सकते हैं या फिर कम्प्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो थोड़ा कंसेप्ट है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का। अच्छा, उसके बाद फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की अगर हमने बात की है तो हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर आती हैं। क्योंकि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो हम जब बात करते हैं ना कि फ़िज़िकल क्वांटिटी कोई भी हो उसका मैग्नीट्यूड लाजमी होता है, तो ये लाजमी नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर एक रेशोज़ जो होते हैं ये भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ही कहलाते हैं, ठीक है। इनको भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ही कहते हैं। लेकिन ये जो है सिर्फ जो है क्या होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इनके अंदर कोई हमारे पास यूनिट नहीं होता, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, तो ये रेशोज़ कहलाते हैं। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि हमें पता है कि नॉर्मल फोर्स रिएक्शन का जो रेशो होता है, ठीक है, आई मीन नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स का जो रेशो होता है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हम डिफ़ाइन करते हैं इनको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी हमारे पास एक रेशो होता है, सिर्फ रिलेटिव डेंसिटी होती है, जैसे स्ट्रेन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, रेशोज़ होती हैं, लेकिन ये भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की लिस्ट में आ जाती हैं। इनको भी हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ही कंसीडर करते हैं। अच्छा चलो, इनके अलावा दूसरी जो होती हैं, दूसरी हम कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। स्केलर हम किसको कहते हैं, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब देखें यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना जब, तो मैग्नीट्यूड हम किसको कहते हैं, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और यूनिट भी हो। देखें यहाँ पे हमने सीखा था मैग्नीट्यूड किसको हम कहते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और यूनिट भी हो, तो उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं वो मैग्नीट्यूड के थ्रू कम्प्लीटली जो है वो स्पेसिफाई की जा सकती हैं। जैसे टाइम है, मास है, तो ये हमारे पास जैसे हमने बात की कि 5 किलोग्राम, तो ये एक कंप्लीट मैग्नीट्यूड है। तो इसके साथ हमारे पास ये फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो कम्प्लीटली डिफाइंड है। और थर्ड जो अगर हम बात करें, अच्छा ये स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती है ना, इनको आप सिंपल अर्थमेटिक के रूल्स के मुताबिक ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपल जो अर्थमेटिक रूल्स होते हैं उन्हीं के मुताबिक आप इनको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक रूल्स के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद अगर तीसरी जो है वो बात कर लें वेक्टर की, इन शॉर्ट, ठीक है, कि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें अब मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड आ गया मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई और यूनिट भी आ गया, प्लस जो है वो एक और चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो है डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जो कॉम्बिनेशन बनती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसा हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट है या फिर वेलोसिटी है, ठीक है, और उसके साथ एक्सेलरेशन है। तो इस तरह के जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। और इनको ऐड करने के लिए हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इनको सिंपल अर्थमेटिक रूल्स के मुताबिक ऐड नहीं कर सकते। तो इनके लिए हमारे पास ये है कि ये वेक्टर अलजबरा के रूल्स के मुताबिक ऐड होते हैं। वेक्टर अलजबरा, अगर इसको आपने डिटेल में देखना है वेक्टर अलजबरा को, तो मेरे जो वेक्टर की सीरीज़ के लेक्चर्स पढ़े हैं चैनल पे, तो उन पे आप प्लेलिस्ट जो पड़ी है वेक्टर की, उस पे आप जो है वो अगर जाएंगे तो आपको वेक्टर अलजबरा का कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल इंट्रोडक्शन था किस चीज़ का, रेशो, स्केलर और वेक्टर, क्योंकि ये भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। लेकिन अगर हम फ़िज़िकल क्वांटिटी को मज़ीद जो है वो डिवाइड करके रखते हैं तो हमारे पास दो और क्वांटिटीज़ आ जाती हैं जो कि
फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के पार्ट हैं। तो एक होती हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, अब बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? देखें, बेस जिनको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कह सकते हैं या जिनको आप एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ भी कह सकते हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ वो हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि पूरी यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, बहुत सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, उनमें से चंद ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेस हैं। वो कौन सी, यानी कि अब हम बेस क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं? तो वो कुछ हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि जिनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिफ़ाइन करने के लिए, जिनकी डेफिनेशन के लिए हमें कोई और क्वांटिटी की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, वो उनको हम इंडिविजुअली अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़, मतलब किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट ना हो। बाकी इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ में से हम जो है वो और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ बनाते हैं, इनका रेशोज़ निकाल के या इनके पावर फॉर्म को लिख के या फिर इनकी प्रोडक्ट से हम इनकी डिफरेंट जो है वो इन क्वांटिटीज़ या फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हम बनाते हैं। तो इनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं जो कि किसी और क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट। तो इन बेस क्वांटिटीज़ को कैसे हम समझते हैं, इन बेस क्वांटिटीज़ को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, वो मेरा अगला जो लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं इन सारी क्वांटिटीज़ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैं कंप्लीट डिफ़ाइन करूँगा। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ऐसा ही समझ लें कि ये हमारे पास जो लेंथ, मास, टाइम या जितने भी 7 जो है वो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये इनके बेस यूनिट्स हैं। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस या फिर इसको आप लाइट इंटेंसिटी भी कह सकते हैं जिसका यूनिट है कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट है मोल। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ, और ये इन्हीं यूनिट्स के सिंबल्स हैं। ठीक है, लेकिन एक और बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, जो भी यूनिट्स साइंटिस्ट के नाम से लिखे जाते हैं, वो अगर हम पूरे नाम लिखेंगे ना, कंप्लीट नेम लिखेंगे, तो उनमें कोई भी हम कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते। ये देखें, एक बहुत बारीकी सी पॉइंट है, इनको हम इग्नोर कर देते हैं ऐसी चीज़ों को। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से है तो आप जो है वो साइंटिस्ट की रेस्पेक्ट की वजह से, या फिर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा साइंटिस्ट था तो इसका हम पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखते हैं। लेकिन आप यूनिट्स की लैंग्वेज में इस तरह नहीं कर सकते। जैसा ये एम्पियर है, ये एक साइंटिस्ट थे तो इसको मैंने जो है वो ए छोटा लिखा हुआ है। केल्विन साइंटिस्ट थे, कैंडेला तो कैंडेला अच्छा, तो और भी जो है वो कई सारे यूनिट्स होते हैं, जैसा कि न्यूटन है, कूलम है, जूल है। तो इस तरह जो यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम से है ना, तो उनको हम कैपिटल में नहीं लिख सकते। हाँ, बाकी उनके जो सिंबल्स हैं वो कैपिटल में आप लिखेंगे। जो उनके सिंबल अगर आप लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे, अगर पूरा नाम लिखेंगे तो आप उनको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, यहाँ पे देखें, दो चीज़ें ऐसी हैं, दो क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि एक ही चीज़ की हैं। मास हो गया और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब देखें कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो मास और मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये तो एक ही बात हो गई, फिर ये अलग अलग फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ या फिर अलग अलग जो है वो यूनिट्स क्यों होते हैं? तो इनको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि ये अलग अलग क्यों होते हैं। एक होता है मास, ठीक है, दूसरा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब थोड़ा इसको गौर से देखिएगा तो आपको इनका डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा। हाँ, अब मैं इसी पॉइंट को दोबारा कह रहा हूँ कि ये वाकई जो है वो सेम चीज़ होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक मेरे पास बॉक्स है जिसके अंदर मेरे पास चीनी है। ठीक है, 1 kg चीनी है, 1 किलोग्राम चीनी है। तो अब मैं सिंपली कहूँगा, अगर मैं मास के तौर पे इसको फाइंड करना चाहता हूँ, मास के तौर पे इसको मेजर करना चाहता हूँ या इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा कि ये 1 किलोग्राम है। ठीक है, मतलब बात ख़त्म हो गई। ये बल्क यूनिट कहते हैं इनको, हम बल्क जो है वो क्वांटिटीज़ भी कह सकते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पे बात ख़त्म हो गई कि 1 kg है। लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या ये है कि अगर आप इन चीनी के जो छोटे छोटे दाने हैं उनको अगर काउंट करें, ठीक है,
अगर आप इस कंप्लीट यूनिट से मुतफिक नहीं हैं, इससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं या फिर इसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपने क्या चाहिए, आपने इनके टोटल दाने चाहिए कि भाई टोटल दाने कितने हैं। जैसा कि हम केला ख़रीदते हैं ना, तो केले ख़रीदते हैं तो डज़न के हिसाब से ख़रीदते हैं, वो हम केजी के हिसाब से नहीं ख़रीदते। अब देखें वहाँ पे हम नंबरिंग की बात करते हैं। डज़न क्या होता है, एक नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। 12 जो है वो नंबर को हम कहते हैं एक दर्जन, एक डज़न। तो वहाँ पे आप नंबर्स में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे आप जो है वो बल्क मॉड्यूलस या बल्क जो है वो क्वांटिटीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को किस तरह लेना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो दुकानदार जो है वो इनको किस तरह बेचना चाहता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सिंपली हम कहें कि दर्जन के हिसाब से भी कभी कभी मिलती हैं और कभी कभी काउंटिंग के हिसाब से भी मिल जाती हैं। अच्छा, दर्जन के हिसाब से अगर हमने बात की, जैसे कि अंडे हम ख़रीदते हैं या केले ख़रीदते हैं। अब केले की जगह पे अगर आप आम लेने जा रहे हैं ना, तो आप दर्जन के हिसाब से नहीं ख़रीद सकते, तो आप मास के हिसाब से, केजी के हिसाब से ख़रीदेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस क्वांटिटी के जो है वो मेयार पे, किस क्वांटिटी के आधार पे आप चीज़ें जो है वो लेना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं नंबर्स में तो आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज़ करेंगे। बात वही सेम है, दोनों के अंदर चीज़ें वही सेम हैं, लेकिन आपको एक्सप्रेस करने के जो डिफरेंट मेथड हैं, ये ख़ास तौर पे केमिस्ट्री के अंदर वही हम जो है वो केजी के अंदर इंटरेस्टेड होते नहीं है। केजी एक बहुत बड़ा यूनिट है, ये हमारे पास कोई सपोज़ कोई गैस है इसके अंदर, तो हम इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काउंट करना चाहते हैं कि इसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल जो है वो कितने हैं, यानी कि ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक काउंटिंग होती है, यूँ आप समझ सकते हैं, जिसको आप जो है वो काउंट करते हैं कि एक मोल बन गया। अब एक मोल जिसके अंदर टोटल पार्टिकल जो है वो कितने होते हैं, टोटल पार्टिकल होते हैं 6.02 × 10⁻23, जो कि एवोगाड्रोस नंबर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डिफरेंस होता है कि आप किस तरह उन चीज़ों को ख़रीद सकते हैं या फिर किस तरह आप उन चीज़ों को डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो ये मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो अगर हम डेली लाइफ के हिसाब से देखते हैं या फिर जो है वो हम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखते हैं, दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन दोनों को डिफ़ाइन करने का तरीका जो है वो अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हो गई यहाँ पे। या फिर इसका एक और एग्जांपल आपको यूँ दे दूँ कि मिसाल के तौर पे आपके पास 100 का नोट है, आप छुट्टा करवाते हैं, 1-1 रुपए के नोट्स आपके पास 100 आ जाएंगे। आप काउंटिंग के हिसाब से जो है वो लेना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, तो आप जब सारे सिक्के जो है वो आपके पास होंगे तो ये एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के हिसाब से बात हो गई। जबकि मास के हिसाब से बात अगर करते हैं या फिक्स जो है वो क्वांटिटी के हिसाब से बात करते हैं, तो आप एक 100 का नोट रख लेंगे तो वो मज़ीद आसान होगा। अगर आपको सिक्के चाहिए तो आप सिक्के भी उससे 100 का नोट छोटे करवा के उनके 100 सिक्के बनवा सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये काउंटिंग होती है। एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, एक काउंटिंग होती है और ये फिक्स एक स्टैंडर्ड बनता है। तो इस तरह हमारे पास ये थोड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। अच्छा, और भी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ सिंपली हम उनको कहते हैं वो क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ या जो है वो अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हों, यानी कि जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज़ की मदद के बगैर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेसिक क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो तो टोटल 7 होती हैं, लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ अगर आपसे कोई पूछता है कि कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे कि भाई ये अनलिमिटेड है, क्योंकि ये साइंस का सब्जेक्ट है। तो साइंस अभी ऐसा तो है नहीं कि साइंस अभी ख़त्म हो गई, जो है वो 2020 जैसे ही कोरोना वायरस आया तो साइंस जो है वो अब यहाँ पे स्टॉप हो गई। अब आगे साइंस नहीं बढ़ सकती, जितनी क्वांटिटीज़ डिस्कवर हो गई, बन गई, तो बस वो बन गई, अभी आगे नहीं बन सकती। तो ऐसा तो है नहीं, साइंस तो डे बाय डे जो है वो तरक्की करती जा रही है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो है वो अनलिमिटेड है, इनकी कोई फ़िक्स तादाद जो है वो नहीं है। लेकिन हम इनको यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। जैसा कि स्पीड है, स्पीड को डिफ़ाइन करते हैं, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। यानी कि स्पीड को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस और टाइम को जो है वो डिस्टेंस और टाइम की मदद लेनी पड़ती है। एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करने के लिए भी डिस्टेंस और टाइम या स्पीड और टाइम या वेलोसिटी और टाइम की हम बात करते हैं। फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है, जैसे वर्क का जूल है, एनर्जी का भी जूल है।
तो इनको डिफ़ाइन करने के लिए, फ़ोर्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम मास और एक्सेलरेशन की मदद से हम फ़ोर्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये वर्क को डिफ़ाइन करने के लिए हम फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो एनर्जी को डिफ़ाइन करने के लिए भी हम वर्क की तरह ही जो है वो एनर्जी को भी डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस बन जाती हैं या फिर कुछ क्वांटिटीज़ बन जाती हैं जिनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया मेजरमेंट का, ठीक है, जिसमें हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से हमने इनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को अलग अलग तरह से पढ़ा और बहुत सारी नई चीज़ें भी हमने सीखी हैं। सो आई होप के दीज ऑल थिंग्स आर वेरी मच क्लियर एंड आई हैव जस्ट वन रिक्वेस्ट दैट share and subscribe my channel that I could upload and other videos, upload the most brilliant videos for your study, for your syllabus. So just keep on smiling, just share and subscribe my channel for more videos. Thank you. Allah Hafiz.